रिसेंटली मैंने विराट कोहली जी की पास्ट लाइफ की पूरी जर्नी देखी। सर विराट कोहली की पास्ट लाइफ देखी है आपने? मैंने उनके पिछले 3 जन्म देखे। पंखा है वहां पर लटका हुआ, उस पंखे के ऊपर किसी का विजिटिंग कार्ड रखा हुआ है। इस बंदे को लेटे लेटे बोला कि विजिटिंग कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखा है वो पढ़ के बताओ। ये बंदा यहाँ से लेट के विजिटिंग कार्ड का नंबर बता पा रहा है। ये कोई मजाक नहीं हो सकता। पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी हो या फिर अकल्ट साइंस का कोई भी टॉपिक हो, एक मेन चीज़ जो सभी जानना चाहते हैं वो होता है कि इस दुनिया में हम आए हैं तो आए क्यों हैं, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। तो एक शब्द होता है PLR में, सोल कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, सोल कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको पता चल जाए तो आपको जीवन का उद्देश्य पता चल जाएगा। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूँ आपके साथ इला गोस्वामी और आज के एपिसोड में हम सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पर्पस, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं और जब आप PLR में जाते हैं वहाँ पर कैसे वो स्पिरिट गाइड आपको मदद करते हैं। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं पास्ट लाइफ रेग्रेशन एक्सपर्ट संजीव मलिक सर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। बहुत सारी बातें आप बताते हैं, बहुत सारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं आपको, आपने खुद भी अपनी बहुत सारी पास्ट लाइफ देखी हैं एंड लोगों की देखी हैं। एक किताब भी आपने इस पर लिखी है जो कि अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। तो सर आज बात हम सोल कॉन्ट्रैक्ट पे करेंगे और उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या सीक्वेंस होता है पास्ट लाइफ में जाने का? नॉर्मली जब हम किसी का पास्ट लाइफ देखते हैं तो जैसे समझिए कि एक मेमोरीज का बैंक पड़ा हुआ है जिस पे नॉर्मली नेचर ने उसे लॉक करके रखा हुआ है जी। हर इंसान के लिए, क्योंकि हर जन्म एक नई शुरुआत होती है। तो नेचर नहीं चाहते कि आप अपनी सारी पुरानी हिस्ट्रियों को खगालते रहो और बिना बात के आपकी पुराने जन्म की मेमोरीज आपको इस जीवन में हॉन्ट करती रहें। नॉर्मली उसको लॉक करके रखा जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है सामान्य लोगों के लिए। बट ऑन डिमांड वो चीज़ अवेलेबल रहती है। यानी कि अगर मैं परमिशन लेकर करूँ, कोई व्यक्ति अगर जब हमारे पास आता है पास्ट लाइफ करवाने के लिए, तो उसके लिए हम सिंपली उससे कंसेंट लेते हैं कि ठीक है, वो व्यक्ति जब आ ही रहा है तो वो कह रहा है कि भाई ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ अपने बारे में, मेरे अंदर ये घटना मेरे जीवन में आज जो हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, ये क्यों हो रही थी। जब हम उसको पास्ट में लेकर जाते हैं उसके 2, 3, 4 अलग अलग तरीके हैं। एक जो मुख्य तरीका आजकल जो सबसे कॉमन जो चलता है वो होता है एस्ट्रल ट्रैवल के जरिए। एस्ट्रल ट्रैवल मतलब उसकी सोल को थोड़ा बॉडी से ऊपर उठा के उसे ले चलो पास्ट में। ये तो मैंने पहली बार सुना है। ये बहुत कॉमनली चलता है। ओके, मैंने ट्रांस का सुना था। हाँ, जो ट्रांस जिसे आप कहते हो उसके भी 2 ही तरीके समझो। अच्छा। एक तो यही है कि आपकी कॉन्शियसनेस जो है ना, या तो डेप्थ में जाए अपनी सबकॉन्शियस में, यानी कि आप उसे एक्चुअली उसे हिप्नोटाइज कर रहे हो। ओके। और हिप्नोटाइज करके आप उसको डेप्थ में लेकर जा रहे हो। राइट। हमारी कॉन्शियसनेस का एक लेवल है जो नीचे की तरफ जा रहा है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कह रहे हैं। तो एक हमारा सबकॉन्शियस है, उसके नीचे कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, उसके नीचे एक यूनिवर्सल सबकॉन्शियस है। तो सबकॉन्शियस भी बड़ा गहरा है, बहुत डेप्थ में है। फिर एक हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड भी है। सुपर कॉन्शियस माइंड जो मेडिटेशन में जब हम ध्यान लगाते हैं तो ऊपर उठते हैं, जब इसमें जाते हैं तो हम नीचे जाते हैं। अच्छा। इसलिए मतलब जब उसको आप अनफोल्ड करना शुरू करते हो पास्ट में, तो आपको रिवर्स पीछे की अपनी मेमोरीज याद आनी शुरू हो जाती हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप इसी जीवन के किसी पास्ट को याद करना शुरू करेंगे तो कैसे याद आएंगे? जैसे मान लीजिए बचपन में कभी ऐसी थी, है ना, वो जब आप 5-6 साल के थे, टीचर ने कभी हो सकता है कि बहुत अप्रिशिएट किया हो किसी बात के लिए, हो सकता है कोई पिटाई भी हुई हो। यानी वो इमोशन जो बहुत गहरे होंगे ना, वो आपको बहुत जल्दी याद आएंगे। ना, बहुत जल्दी याद आएंगे। जो सामान्य डे टू डे लाइफ में आपके उठे, ब्रश किया, ये किया, नहाए धोए, खाना पीना का, ये आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन कोई घटना जिसमें इमोशनल टच गहरा होगा वो सब आपको याद आएगा। अब मैं जैसे आज अगर याद करूं अपने पास्ट को, तो मुझे भाई ऐसे मैं था, बच्चा था, फिर उससे पहले गए तो ये ऐसा था, उससे पहले जाऊं तो और ऐसा था, ऐसे करके। तो इस जीवन में मैं अगर मैं इस वे में वापस जाऊं, सिमिलरली इसी वे में मैं जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं कैसा था, और जन्म से पहले मैं कहाँ था, मैं यहाँ तक भी जा सकता हूँ। इवन ये जो मैंने बात अभी बताई है, यानी कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकली पीछे जाने के जो ये स्टेप्स हैं, इसके जरिए कोई सामान्य इंसान भी अपना पास्ट लाइफ देख सकता है अपने आप। जी, पॉसिबल है ये। तो आप रात को सोने से पहले अपने मन को एक संदेश देके सोएं कि मुझे अपनी पास्ट की जर्नी देखनी है, इसी जीवन का पास्ट देखना है। पहले यहाँ से शुरुआत करें। ठीक। अभी आपको याद नहीं आएगा। जैसे मैं पूछूं कि आपको
पिछले एक हफ्ते पहले, पिछले मंडे को आपने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, बड़ा मुश्किल है याद करना नॉर्मली, है ना। जिसमें इमोशंस होंगे वो याद आएगा, जिसमें इमोशंस होंगे कि पिछले हफ्ते ये घटना घटी थी, ऐसा हुआ था, कोई गेस्ट आए थे, वो मुझे याद है। लेकिन ये नहीं याद कि इतनी ट्रिवियल सी बातें कौन याद रखता है कि ब्रेकफास्ट में क्या खाया था और क्या नहीं खाया था। बट जब आप अनफोल्ड करते हो तो यू कीप ऑन गोइंग बैक देयर। तो वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी टाइम के पीछे 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 आप देख पाते हो। तो जैसे पिछले जीवन में अगर मैं शुरुआत करूं तो आपको सबसे पहले अपनी पिछले जीवन की डेथ याद आएगी कि मेरी मृत्यु ऐसे हुई थी। अच्छा। तो शुरुआत डेथ से होगी, फिर धीरे धीरे करके अगर आप उसको पीछे जाएंगे और पीछे जाएंगे तो डेथ से पहले क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, ऐसे रिवर्स क्रोनोलॉजिकली ये दिखाई देता है। एंड क्या ये ज़्यादातर केसेस में होता है सर कि आपको सबसे पहले अपनी डेथ ही दिखाई दे? नहीं, ये डिपेंड करता है, इसके और भी तरीके हैं। अगर मैं कमांड एज ए पीएलआर थेरेपिस्ट, अगर मैं कमांड चेंज कर दूं, मैं कहूं कि मुझे एग्जैक्टली वही घटना दिखाइए जिसके कारण आज मैं इस चीज़ की वजह से परेशान हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एग्जैक्टली उसी घटना को अनफोल्ड करता है, खोलता है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं। अगर उसको सीक्वेंशली जाओगे तो वो टाइम के हिसाब से जाएगा। अगर उसको आप डायरेक्टली कहोगे मुझे 4 नंबर रैक में से 3 नंबर की फाइल उठा के दो, तो वो एग्जैक्ट वही फाइल उठा के भी दे सकता है, उसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हम उस तरीके से भी अनफोल्ड करके देख सकते हैं किसी की मेमोरीज को। राइट। कभी आपसे किसी ने किसी रैशनल माइंड ने क्वेश्चन पूछा है कि साइंस और पीएलआर का क्या संबंध है? हाँ, सवाल तो डेफिनेटली लोग करते ही हैं इसमें। क्योंकि इसमें क्या है कि ओवरऑल आप अपने जीवन की बहुत सारी घटनाओं को लेके चलो, जिसको, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जन्म इन्हीं परिस्थितियों में क्यों हुआ, यही आपके माता पिता क्यों हैं, आपके जीवन में ये वाली तकलीफें क्यों आई। आपके हर एक के जीवन में सवाल होते हैं, हजारों सवाल होते हैं, व्हाई मी, व्हाई मी। जैसे ही आप ये व्हाई मी करते हो, मतलब मैं अंबानी के घर में पैदा क्यों नहीं हुआ, सिंपल सी बात है, मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना, एनीबडी कैन आस्क एनीथिंग ना। मेरी ये डेस्टिनी यही है तो यही क्यों है, यहाँ से क्यों की शुरुआत होती है, यहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। जरूरी है ना, समझना भी जरूरी है कहीं ना कहीं। तो इसी से ही आप जब शुरू करते हो, फिर उसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं कि जैसे आपको बहुत सारी चीज़ों में आप फील करते हो डेजा वू टाइप की भी ना, डेजा वू की, ये देखा देखा सा लग रहा है, हो चुका है, ये घटना पहले हो चुकी है, ये बंदे से मैं पहले मिल चुका हूँ। किसी को देखते ही कोई व्यक्ति आपको इमीडिएटली पसंद आने लगता है, और किसी को देखते ही एकदम से उसे नफरत भी होने लगती है। अभी तो मिले ही नहीं थे, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, इससे मिलते ही ना बड़ा बुरी सी फीलिंग आ रही है। ये कहाँ से हो रहा है? कुछ तो कोरिलेशन है, सडनली आउट ऑफ नोवेयर तो कुछ नहीं हो सकता। तो देखो, इसको मैं कोई ऐसे लॉजिकल बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट ये बहुत सी घटनाएं हैं, राइट। तो डॉक्टर रेमंड मूडी करके एक हैं जिन्होंने इस पर बहुत रिसर्च करी है, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने 7 रीजंस फॉर बिलीविंग इन पास्ट लाइफ करके बताया। अच्छा। तो उन्होंने पूरे रीजनिंग बताई है। उन्होंने एक जो विशेष चीज बताई वो बताया आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकता है तो ये तो पक्का है, क्योंकि आउट ऑफ बॉडी के उन्होंने बहुत सारे प्रूफ बताए हैं। अच्छा। इसमें उन्होंने एक प्रूफ ऐसा बताया, फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को नीचे लेटाया हुआ है, उसको आउट ऑफ बॉडी ट्रेवल करवाया, पंखा है वहां पर लटका हुआ, उस पंखे के ऊपर किसी का विजिटिंग कार्ड रखा हुआ है। इस बंदे को लेटे लेटे बोला कि विजिटिंग कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखा है वो पढ़ के बताओ। ये बंदा यहाँ से लेट के विजिटिंग कार्ड का नंबर बता पा रहा है। ये कोई मजाक नहीं हो सकता, ये कोई मजाक नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, राइट। कुछ नहीं, उन्होंने पूरा विद प्रूफ बताया कि इस दिन इस घटना में इस व्यक्ति में इस ऐसे करके कुछ चीज़ों के वीडियो ऑडियो भी अवेलेबल हैं। अब मैं सारी बातें तो नहीं, लेकिन नेट पे आप देखेंगे oobe.org उनकी वेबसाइट है, पूरा डिटेल में जाके आप खुद देख सकते हैं, मतलब बाकी चीज़ें, यानी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के ऊपर पूरी एक डिटेल, और पूरे वर्ल्ड ने अपनी चीज़ें डॉक्यूमेंट करी हैं। जिस जिस व्यक्ति को ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं उन सब ने अपनी चीज़ों को वहाँ डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो इससे पता चलता है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, हज़ारों या लाखों की संख्या में लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुए हैं। मेरा पर्सनली, मैंने खुद भी अपने आप को जब मैं बचपन में तो नहीं, एक यंग एज में 23-24 साल की जब मेरी एज थी, तो मैंने बहुत फील करके देखा था। कई बार ऐसा होता था कि एक बार ऐसे देखा कि मैं जस्ट सोया और थोड़ी ही देर में मैंने अपने आप को जस्ट देखा कि मैं तो हवा में तैर रहा हूँ और ये मेरा शरीर नीचे पड़ा हुआ है। बिल्कुल क्लियर कट कि ये भी मैं हूँ और वो भी मैं हूँ, ये ऐसा क्लियर कट दिख रहा है अपना, यही सिमिलर सा चेहरा और सिमिलर सा चेहरा नीचे पड़ा हुआ है। तो ये एक्सपीरियंस किसी भी व्यक्ति को एक बार तो हिला के रख देता है, भाई हुआ क्या है, राइट। तो कहीं ना कहीं विश्वास तो देखो अब मानना पड़ेगा। फिर हमने प्रूफ्स देखे
Okay. कुछ चीज़ों के प्रूफ भी तो है ना प्रैक्टिकली। से मेरा पिछले जन्म में, मेरा एक जन्म जगाधरी करके जगह है हरियाणा में, मेरा एक वहाँ का एक जन्म था, मैं कुछ समय के लिए वहाँ था। उस जगह पे मैंने जाकर देखा, एक गुरुद्वारा था जहाँ पे हम सेवा क्या करते थे, फॉर्चुनेटली वो गुरुद्वारा अभी भी है। तो वहाँ पर देखा हमने, उस चीज़ें बदल गई हैं काफ़ी, कुछ शहर बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ निशान हैं, कुछ बातें हैं जो अभी भी मौजूद थे, जहाँ पर मैंने रिकॉग्नाइज भी करके देखा कि हाँ ये लाइन, ये गली, ये यहाँ जा रही है ना, ये वहाँ से आगे जाके एक कुआं आएगा, वो कुआं है अभी भी वहाँ पर ऐसा। तो मतलब ये कुछ ऐसा नहीं कि जस्ट आउट द वे नहीं बता सकता, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ कि मैं यहाँ बैठ के यमुनानगर की सारी बातें बता दूँ, बट हाँ मुझे कुछ कुछ मेमोरीज का रिकॉल करना पॉसिबल था। तो बिलीव तो अब कहीं ना कहीं करना पड़ता है। बैक टू पहले वाला क्वेश्चन आता है सर जी, कि क्रोनोलॉजी क्या रहती है, मतलब सीक्वेंस क्या रहता है? सीक्वेंस में जैसे मैंने अभी आपको, डेथ पहले देखते हैं नॉर्मली डेथ वाला इवेंट, नॉर्मली तो आप ऐसे रिवर्स क्रोनोलॉजिकली देखते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो इवेंट बेस भी देख सकते हो, है ना। आप चाहो तो कि मुझे एग्जैक्ट वो घटना देखनी है कि जब आप शुरुआत करी तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब मुझे ये प्रॉब्लम आई तो आई कैसे। तो हम यंग एज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मली मैं जब कमांड देता हूँ तो मैं यंग एज के कमांड देता हूँ कि देखो अपने आप को, जब आप 20 साल के थे तो कैसे दिख रहे थे, आपका चेहरा कैसे था, आपके आसपास में क्या माहौल है, कौन से स्टेशन है, कौन सा सन चल रहा है, ये सारी बातें आप देख सकते हो। ओके अच्छा सर, एक सवाल आया था उसमें, पास्ट लाइफ टैप तो कर ली थी उन्होंने, लेकिन वो अपनी डेथ नहीं देख पा रहे थे, तो उनका कुछ ना कुछ कहीं ब्लॉकेज आ जा रहा था। तो क्या ये भी होता है कई केसेस में कि कॉज ऑफ डेथ आप ना देख पाओ, बाकी सारी चीज़ें पास्ट लाइफ की देख रहे हो लेकिन कॉज ऑफ डेथ नहीं देख पा रहे हो? बिल्कुल, देख ऐसे प्रॉब्लम आती है। देखो जो भी बहुत पेनफुल मेमोरी होगी ना, यूनिवर्स उसको अनफोल्ड करते हुए बहुत रोक लगाता है कि मत देखो। अच्छा, यानी कि जितना ज़्यादा पेनफुल मेमोरी होगी तो यूनिवर्स नहीं चाहता कि अननेसेसरी उसका इम्पैक्ट जाने अनजाने में आपके साथ आएगा ही आएगा, आपके ऊपर इस जीवन में आएगा। अब क्वाइट पॉसिबल, जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, किसी व्यक्ति का को इस जीवन में उसने बताया कि मेरे को ना मेरी सांस बहुत फूलती है और लंग्स में पानी भर जाता है। ये हर कुछ दिनों में ये घटना घटती है, मतलब हर एक सर्टेन टाइम पीरियड में। उसने कहा कि ऐसा बार बार होता है। अभी करवाया, पूरा ट्रीटमेंट करवाया और पानी वानी निकाला, फिर उसके बाद फिर कहते कुछ टाइम के बाद फिर ये घटना दोबारा से होने लग जाती है। हमने जब इसका पास्ट देखा तो पता चला कि इस बंदे ने पिछले जीवन में किया था। ओहो। और इसने पानी में कूद कर जान दी थी अपनी। कोई प्यार व्यार का चक्कर था किसी लड़की के साथ, वो उसकी शादी हो गई तो उसकी डोली देखी और इसने, और उसको देख के इतना वो सेंटिमेंटल हो गया कि जाके नदी में छलांग लगा दी। जब ये डूब रहा था, बार बार उभरने की कोशिश करता था, फिर डूबता था, फिर निकलने की कोशिश करता, डूबता, फिर वो अंत में डूबा। तो उस मेमोरी को जब हम रिकॉल करने लगे, हाँ, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था। मतलब जो हमने कहा कि देखो तुम्हें क्या तुम्हारे साथ घटना हो रही है, वो बहुत तड़पने लगा था, मतलब इस बात को लेके कि ये मेमोरी जब उसके सामने अनफोल्ड हो रही है कि मैं मर रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ ऐसे करके, तो शरीर बड़ा बेचैन होने लगा, जो शरीर हमारे सामने लेटा हुआ था। फिर हमने उस समय उनके स्पिरिट गाइड को के आगे प्रार्थना करी कि आप इसके जो भी स्पिरिट गाइड हैं प्लीज़ यहाँ पर अपीयर हों और इस आत्मा की संभाल करें। स्पिरिट गाइड वो एक एंजल होते हैं जो हमारी आत्मा के संरक्षक होते हैं, एक तरीके से गार्डियन होते हैं, पेरेंट होते हैं, जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ मैनी मल्टीपल बर्थ्स, दे आर केयर टेकर ऑफ आवर सोल। तो क्या वो भी सोल होते हैं? डेफिनेटली वो भी सोल होते हैं, लेकिन बहुत हायर सोल होती हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भगवान शिव अनेक आत्माओं के स्पिरिट गाइड हैं। अच्छा। भगवान शिव अनेक आत्माओं के स्पिरिट गाइड हैं। ऐसे ही भगवान श्री विष्णु जी अनेक आत्माओं के स्पिरिट गाइड हैं। मेरे स्पिरिट गाइड पिछले जीवन में श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी थे। इस जीवन में मेरे श्री परमहंस गुरुदेव जी, जो आज गुरुदेव हैं, ये मेरे स्पिरिट गाइड थे। स्वामी विवेकानंद जी, साईं बाबा जी, ये अनेक आत्माओं के स्पिरिट गाइड रहे हैं। मतलब इनके केयर टेकर होते हैं। इन सोल्स को उनकी डेस्टिनी तक पहुंचाने की इनकी ड्यूटी होती है। तो ये पूरे जीवन में आपके इंटरफेयर कर सकते हैं कभी भी जब आप इनको लगता है कि ये व्यक्ति ट्रैक से बाहर जा रहा है। अब क्योंकि ये मामला ट्रैक से बाहर जाने का ही था, उसकी सोल जर्नी में तो लिखी हुई थी कि लाइफ और जिएगा ये, इसकी अभी 30, 40, 50 साल की लाइफ अभी पेंडिंग है, लेकिन अभी मरने जा रहा है, अभी ये सुसाइड कर रहा है, तो अब इंटरवेंशन जरूरी है। तो उस समय तो अब जो इसने सुसाइड तो कर ही लिया था, क्योंकि आपकी फ्री विल में वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। हालांकि आपको वो मोटिवेट करते हैं कि आप ऐसा मत करो, लेकिन कोई कर ही ले तो फिर उसमें क्या करें। तो फिर जब हमने प्रार्थना करी तो उस समय गणपति जी अपीयर हुए। तो गणपति जी उसके स्पिरिट गाइड थे। उन्होंने आकर उसकी सोल को समझाया, बड़े प्यार से उसको समझाते रहे, उसको ब्लेसिंग दिया, समझाया, शांत किया। फिर कहा कि ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है जो तुमने इस ह्यूमन बर्थ का अपमान किया।
यानी तुम्हें एक अनमोल शरीर परमात्मा ने दिया था, जो कि इतनी मुश्किल से किसी को दिया जाता है, आपको दिया और आपने उसको उसको डिसओबे किया, आपने उसका इतना गलत तरीके से उसको वेस्ट कर दिया। तो एक संदेश भी हम सबके लिए यहाँ पर छुपा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं लोग, कुछ छोटी सी बात हुई नहीं और बस मैं तो मरने चला हूँ या मैं मरने चली हूँ, और बहुत छोटी छोटी बातों पर, एक छोटा सा एग्जाम में फेल हो गए या कुछ ऐसा करके, बट ठीक है उसके लिए हर्ट आपको जरूर हुआ होगा, बट दैट डजंट मीन कि आप अपनी ये बेशकीमती लाइफ को आप ऐसे फिनिश कर डालो। तो उन्होंने उस समय समझाया, गणपति जी ने उसकी सोल को समझाया, फिर वो अपनी थोड़ा शांत हुई, इनका जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी, वो शांत हुआ, और फिर वो अपनी पास्ट की जर्नी को आगे देख पाए कि मैंने ये क्यों किया, क्या हुआ था पूरी घटना, इस टाइप से। तो जो सोल स्पिरिट्स होते हैं, जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं बेसिकली, वो क्या हर जन्म के लिए अलग अलग होते हैं या कंटिन्यूसली चलते रहते हैं एक जन्म से फिर लास्ट? नॉर्मली जो मैंने पाया है कि कभी कभी 2, 3, 4 जन्मों तक एक ही स्पिरिट गाइड रहते हैं, बेस्ड ऑन योर सोल जर्नी। अच्छा। मतलब कि जैसे आपकी अवेकनिंग का लेवल बढ़ जाएगा, आपके स्पिरिट गाइड भी चेंज हो सकते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ जाएगा, हो सकता है आपके स्पिरिट गाइड आगे चल के बदल जाएं। तो एक तरीके से मतलब डेटा ट्रांसफर होता रहता है, यानी कि अगर आज स्पिरिट गाइड हो सकता है गणपति जी हैं, हो सकता है अगले जन्म में भगवान शिव हों, हो सकता है अगले जन्म में भगवान श्री विष्णु जी हों, ऐसे कोई भी हो सकते हैं। ये बदल भी सकते हैं? बदल भी सकते हैं, बेस्ड ऑन की उस व्यक्ति की सोल जर्नी किस तरफ जा रही है। लेकिन इनकी ड्यूटी सेम रहती है, मतलब सिमिलर। इनको ये पता है कि इसकी सोल को कहाँ तक पहुँचाना है, यानी किस तरफ लेकर जाना है, कौन सी उसकी डायरेक्शन है, बेस्ड ऑन देयर सोल कॉन्ट्रैक्ट। सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक आत्मा का अनुबंध होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जस्ट लाइक जैसे अब किसी व्यक्ति के साथ हम डील करते हैं, भाई ये इतने पैसे तुम्हें दे रहा हूँ, ठेका दे दिया जैसे हमने। एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये तुम मेरे लिए करोगे, ये घर बना के दोगे या कुछ ऐसा काम करोगे, व्हाटएवर, आपने काम दिया और उसके साथ एक डील है कि इतना पैसा मैं तुम्हें दूंगा और इतना तुम मुझे काम करके दोगे, ऐसे एक कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट इस टाइप में होता है कि मुझे आपको, जो स्पिरिट गाइड होती हैं उसका और सोल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मुझे इस जीवन में इस लेवल की ग्रोथ करनी है, आप मुझे गाइडेंस देते रहना। अच्छा। तो सोल ने अपने लिए एक जर्नी डिसाइड की होती है, उससे पूछा जाता है कि तुम क्या करना चाहते हो फाइनली, और उसके बेसिस पे उसकी जर्नी को डिसाइड किया जाता है कि भाई ये आपने कहा, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कहा कि मुझे क्रिकेटर बनना है, राइट। अब उसकी पूरी लाइफ की जर्नी को क्रिकेट की तरफ मोड़ने का जो ड्यूटी है, ये सारी सोल आपके स्पिरिट गाइड की रहती है। लेकिन सर फिर भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने लाइफ में पर्पसफुल नहीं होते, उनको पर्पस को लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आई है कि मुझे इस लाइफ में यही करना है, फिर वो कंफ्यूजन क्यों आता है? देखो, सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ ऐसा है ना कि वो एक ब्लूप्रिंट की तरह आपके अंदर एम्बेड रहता है, राइट। एकदम ओपन नहीं है चीज, एकदम ओपन नहीं है, आते ही आपको पता लगा अच्छा ये मेरा पर्पस है, स्टेप बाय स्टेप मैं ये करके पहुंच जाऊं, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी बातों को आपकी जर्नी पर छोड़ दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों के सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मुझे अपने रिश्तों को सुधारना है, किसी खास रिश्ते को सुधारना, ये उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। कोई कोई रिश्ता उनके जीवन में बड़ा पेनफुल दिया जाएगा, बड़ा पेनफुल होगा। क्यों होगा? पिछले जीवन में उनकी जर्नी ऐसी रही थी। जैसे हो सकता है इस जीवन में एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को टॉर्चर कर रहा है, किसी भी कारण से फिजिकली मेंटली अब्यूज कर रहा है। क्वाइट पॉसिबल कि जब इसका मरने के बाद, उस जीवन में जब इसकी डेथ हुई होगी, मरने के बाद इसका जब लाइफ रिव्यू होता है, उस लाइफ रिव्यू में इस व्यक्ति को सीख मिली होगी, उसको समझाया गया भाई तूने बहुत गलत किया है, राइट। हम तो आमतौर पे हम क्या सुनते हैं कि मरा, अगर तुमने यहाँ पे कुछ गलत किया तो वहाँ पर एक यमराज जी होंगे और यमराज जी तुम्हारा एक अकाउंट खोलेंगे, चित्रगुप्त के पास तुम्हारा अकाउंट होगा, वो खोल के ऐसे सामने रख देंगे और बोलेंगे ये पाप किए हैं, जाओ तेरे को नरक में डाल दिया, उसके बाद ये पुण्य किए हैं, जाओ तुम्हें स्वर्ग में डाल दिया, और उसके बाद ये भोगने के बाद फिर अगला जन्म आपका तय हो गया। मैंने जहाँ तक देखा है कि जो थोड़ी हायर सोल्स होती हैं, ये फंडा भी होता है कि यमराज वाला मामला भी चलता है, जो बहुत लोअर सोल्स होती हैं उनको डरावना रूप दिखता है। जो बहुत हायर, थोड़ी सी हायर सोल्स होती हैं ना, उनको ऐसे मारने काटने वाला सिस्टम ना होके ना, यमराज जी धर्मराज के रूप में दिखाई पड़ते हैं, मतलब धर्म के राजा। एक एंजल है वो, एक एंजल के सामने अपीयर होते हैं। मुझे अपना, मैंने जब पास्ट देखा, मतलब वो वाला टाइम देखा जिसे हम लाइफ रिव्यू बोलते हैं, तो लाइफ रिव्यू में सब प्रेजेंट होते हैं, मतलब आप होते हो, आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड होते हैं जिनकी ड्यूटी है आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की, राइट। इसके अलावा कुछ देवी देवता भी मौजूद होते हैं और यमराज के रूप में धर्मराज जो हैं वो मौजूद होते हैं। एंड देन दे रिव्यू योर लाइफ, एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक एनालिसिस होता है और एक ब्यूटीफुल एनालिसिस होता है।
मैं आज अगर उस चीज को रिकॉल करता हूँ ना, इट्स सो लविंग, जो एक्सपीरियंस होता है इतना अच्छा होता है। क्या था आपका एक्सपीरियंस? जैसे मैंने एक दो बार पहले भी शेयर किया, एक एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा कि किसी लाइफ में मैं, जो मेरे पिछला, जो मैंने जगाधरी वाली लाइफ की भी मैंने बात करी, यमुनानगर जगाधरी की मैंने बात करी, उस जीवन में जो गुरुद्वारा था, उस गुरुद्वारे में हम लोग भंडारा टाइप ऑर्गेनाइज करवाया हमने ऐसे करके। तो लोगों ने हमें बड़ी तारीफ करी कि भाई ये बड़ा अच्छा किया, ये किया, क्योंकि सबसे कंट्रीब्यूशन लेके बड़े लेवल पर करवाया, बहुत गरीबों को खाना वाना बांटा। कुछ लोग थे जो हमारी तरक्की से चिढ़ते थे, तो एक व्यक्ति उनमें से मेरे पास आया और उसने बहुत मुझे गालियां वाले देनी शुरू कर दी लोगों के सामने। जब लोग मुझे बधाई देने आ रहे थे तो उसने कि ये ऐसा है वैसा है, कुछ भी उन्हें मुझे बोला। मेरे मन में फीलिंग तो आई काफ़ी, लेकिन मैं शांत रहा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ऐसे भी लोग होंगे। लेकिन जब वो व्यक्ति वहाँ से जाने लगा, मुझे गाली गलौज करके जाने लगा, तो वो गिर पड़ा, उसे चोट लगी, मतलब वो गिरा और काफ़ी बुरे से गिरा और उसको चोट वोट लगी घुटने पे, बड़ी मुश्किल से वो उठ के आगे गया। तो ये सीन मुझे दिखाया गया और मुझसे बोला गया कि डिड यू डू इट राइट, क्या तुमने सही किया सब कुछ? ऐसे ही सवाल किया जाता है, मतलब ये नहीं कि कोई धर्मराज बैठ के बोलेगा ए तुमने गलत किया, नहीं, गलत ठीक नहीं, क्योंकि एक इवोल्ड सोल है, एक अवेकन सोल है, उस अवेकन सोल से पूछा जाता है क्या तुमने ठीक किया? मैंने कहा जी मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक किया, मैं शांत रहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मतलब मैं शांत रहा, उसने मुझे इतनी गालियां दी, मैं शांत रहा, रिएक्ट नहीं किया, ये पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कुछ और भी हो सकता था, क्या तुम्हें और कंपैशनेट होना चाहिए था, जब भी व्यक्ति गिरा तो तुमने उठाया क्यों नहीं? दिस इज योर लर्निंग, कंपैशनेट, बी मोर कंपैशनेट इन योर नेक्स्ट लाइफ। तो ये मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया कि तुम्हें और कंपैशनेट होना है। लोग आएंगे इस जीवन में भी, ऐसे लोग होंगे जो तुमसे चिढ़ेंगे या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें तब भी अपना कंपैशन नहीं खोना। That is why you are so humble. Definitely. Right, मतलब मैं तो सामने से बैठी हुई देख रही हूँ and I hope दर्शक भी इससे कोरिलेट करेंगे मेरी इस बात से। कितनी मजे की बात है ना, देखो कैसे करके वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया। लेकिन अब सोचिए इस जीवन में अब आप उसको अडॉप्ट करो या ना करो उस फैक्टर को, आपको बार बार सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है ना वो चीज़ आपके सामने बार बार आएगी, राइट? आपको बार बार टेस्ट किया जाएगा। जैसे बार बार इस जीवन में मुझे बहुत ऐसे लोग मिले हैं जो सीधे सीधे सामने आकर उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, सो व्हाट, तो स्टिल अपना कंपैशन नहीं खोना, अपना लविंगनेस नहीं खोनी, वो मेरी नेचर है, वो उनकी नेचर है, जस्ट लाइक दैट। अगर सर मुझे या किसी भी जो भी लोग अभी ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, उनको अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पता करना हो तो क्या प्रोसेस है उसका? देखो एक तो नेचुरली अगर आप अपने लाइफ पर नज़र डाल के देखें, हाँ जी, तो अपनी बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी कि जो हो रहा है वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जीवन में कुछ अच्छा दिया गया है, जो जो चीज़ें आपके पास ईजिली अवेलेबल हैं, इसका मतलब है ये सब चीज़ें आपने अपने जीवन में अच्छे से, पिछले जीवन के कॉन्ट्रैक्ट में आपने सब कुछ अच्छा किया। जैसे अच्छे रिश्ते, मान लो आपको अच्छे माता पिता मिले, तो डेफिनेटली आपने पिछले जीवन में माता पिता की सेवा की थी, माता पिता अच्छे मिले, लेकिन आपको लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिला या नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि पिछले जीवन में आपने कहीं ना कहीं अपने लाइफ पार्टनर का सही रिस्पेक्ट नहीं दिया या उसको अब्यूज किया, वटेवर, कुछ भी आपने ऐसा किया जिसकी वजह से इस जीवन में इस टाइप के लाइफ पार्टनर को झेलना, ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ओहो, है ना? तो इसमें आप किसी को अब डिनाई नहीं कर सकते, ना ही परमात्मा को दोष दे सकते, ना किसी स्पिरिट गाइड को, ना किसी और को, ना किसी किस्मत को, ना किसी ग्रहों को कि शनि जी ऐसे हैं, राहु जी ऐसे हैं, कि शुक्र ऐसा है। ये सब बात की बात है, कर्म ऐसे हैं, मैंने ऐसा किया था, ऐसा ही मुझे रिटर्न मिल रहा है। ये मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि मुझे इस तरह के लाइफ पार्टनर को झेलना है, क्योंकि मैंने कभी किसी को ऐसे ही झेलाया था, मैंने कभी किसी को ऐसे टॉर्चर किया था, तो ये मुझे झेलना है। तो एक मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट हो गया। सोल कॉन्ट्रैक्ट कोई वन लाइनर चीज नहीं है, उसमें मल्टीपल पॉइंट्स लिखे रहते हैं। तो आपके जीवन में जो जो कमियां हैं ना, इसको सिंपली समझ के चलिए कि ये कमियां, ये मेरी गलतियां हैं पिछले जीवन की। जैसे हो सकता है पैसे की कमी है, तो इसका मतलब पक्का है कि आपके पास, परमात्मा के पास अबंडेंस है, बहुत दिया है, सबके पास होता है, दिया सबको जाता है। अगर कोई व्यक्ति पैसे की कदर ना करे, अगली बार उसको पैसे की शॉर्टेज दी जाएगी ताकि वो कदर कर सके। तो जो जो आपके जीवन में आज लैक कर रहा है ना, उसको पूरा करना आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, अच्छा, जैसे सर मान लीजिए कि एक सोल है, उसके अंदर ईगो है, मतलब एक इंसान अपनी लाइफ को रिव्यू कर रहा है, उसके अंदर ईगो है, घमंड है, वो बदतमीज है, उसमें करुणा नहीं है,
वो लोगों के साथ झगड़ा करता है, तो ये उसका बिहेवियर नहीं है, ये उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि भाई तुम सुधारो ये चीज़ें, अदरवाइज फिर ये कैरी फॉरवर्ड होंगी। यस, मतलब देखो प्रकृति ने आपको एक सिचुएशन दी है, अब उस सिचुएशन के साथ आप कैसे एक्ट करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा हुआ, पैदा होना ये उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, लेकिन गरीबी में अगर वो मरता है ये उसकी अपनी बेवकूफ़ी है, प्रेजेंट लाइफ की कर्म है, ये कर्म बेस है। कर्म प्रधान विश्व रचरा का, जो जस करें सो तस फल चाखा, सीधी सीधी बात है। अगर किसका मतलब, अगर कोई व्यक्ति को उसको चांस दिए जाएंगे पूरा कि आपको फिर से गरीबी में डाला जाएगा, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, अपना मेहनत करो, कर्म करो और सुधार करो अपने जीवन में। आप सर एक, अभी तक मुझे बात करने से पता लग गया है कि आप एक हायर सोल हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी काफ़ी अपने जन्म देख चुके हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं कि आपने गेन की हैं, कैरी फॉरवर्ड हुई हैं। तो किसी को अगर पता लगाना हो कि वो लो सोल है या हायर सोल है, वो भी पता लग सकता है क्या? देखो ये एग्जैक्ट लो और हाई को ना कैटेगराइज करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, वो जैसा भी है। हर एक की अपनी अपनी एक जर्नी है, लो या हाई तो वो है। बट ये जरूर है कि हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं अंदर से एक रोशनी जरूर है कि मुझे अपने जीवन में क्या इम्प्रूव करना है। बस एक इंसाइट चाहिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन को मैं किसी फेरी टेल्स की तरह स्टोरीज के तरह नहीं देखता कि मेरे को बड़ी मजा आ रहा है कहानियां सुनने में, सुनाने में। और मैं आपके दर्शकों से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि कोई कहानियां सुनने या सुनाने की बात नहीं है। पास्ट का सिंपल सा अर्थ है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ अपने बारे में जानने में, मैं अगर आज ऐसा हूँ तो क्यों हूँ, और मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं बेटर हो सकूँ। वेरी सिंपल। तो मुझे अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाना है, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। अब जिस रूप में भी, जो भी मुझे गिवन कंडीशंस हैं, उसी के साथ, अगर मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ तो मुझे गरीबी से बाहर आना, ये मेरा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। डेफिनेटली मेरे रिश्ते खराब हैं, रिश्तों को सुधारना, ये मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है। सिंपली अगर मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में मैं बहुत लो फील करता हूँ तो मुझे उसको इंप्रूव करना मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ लव का अभाव है, तो मुझे उसको ठीक करना, ये मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है। एक मुझे किस्सा याद आ रहा है, व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, तो मैंने एनसीसी कैडेट में एडमिशन लिया था, मतलब कोर्स किया था ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम। तो हम एक गांव में जाते थे पढ़ाने के लिए। वहाँ एक बच्चा था सर, वो अलग था सारे बच्चों में से, एकदम ब्राइट, और उसका परिवार वगैरह सब बहुत लोअर बैकग्राउंड से थे, सारे बच्चे थे, लेकिन वो बच्चा एक अलग दिख रहा था। तो क्या ऐसा भी होता है कि कोई बहुत हायर सोल किसी ऐसे बैकग्राउंड में पैदा हो जाए और फिर वो वहाँ से उज्जवल हो? जैसे आप एपीजे अब्दुल कलाम का अगर ले लीजिए, मुझे नहीं पता आपने उनकी पास्ट लाइफ देखी नहीं देखी है, लेकिन वो ऐसे सोल थे कि जो लगता था कि हाँ यार कहाँ पैदा हुए और उन्होंने अपने कर्मों से कहाँ वो बढ़ गए। राइट। अधिकतर ये आप पाओगे, ये मैंने बहुत सारे महान पुरुषों की जर्नी ऐसी देखी है। मैं कभी और डिटेल में भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ इन चीज़ों को। रिसेंटली मैंने विराट कोहली जी की पास्ट लाइफ की पूरी जर्नी देखी। सर विराट कोहली की पास्ट लाइफ देखी है आपने? जी, मैंने रिसेंटली स्टडी किया उनके पास्ट लाइफ को, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आई उनके बारे में। मैंने उनके पिछले 3 जन्म देखे। एक जीवन में 13th सेंचुरी में वो इंडिया में एक बहुत बड़े स्कॉलर हुआ करते, विद्वान हुआ करते थे। तो उस जीवन में इन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब बहुत लीड रोल प्ले किया रामचरितमानस को स्प्रेड करने में। इन्होंने बहुत लीड रोल प्ले किया अपने जो वेदों का सार लोगों तक लाने में। बहुत अच्छे लेवल के, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो पॉपुलैरिटी तो इनकी तब भी थी, मतलब पॉपुलैरिटी की बात करें, फील्ड डिफरेंट था लेकिन पॉपुलैरिटी बहुत थी। इसके बाद इनका एक जन्म जो है वो राजपूत फैमिली में हुआ, जहाँ पर ये काइंड ऑफ एक लोकल एरिया के किंग थे। लोकल एरिया के किंग थे। उस समय जो इन्होंने कार्य किए वो बहुत सपोर्टिव थे, मतलब स्पोर्ट्स के लिए। उससे पहले ये लोग खेल कूद में रुचि नहीं रखते, मारने मराने में ज़्यादा रुचि होती है। राजपूतों की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन्होंने उस चीज़ को बढ़ा के कि भी तुम्हारे पास एक एनर्जी है, उस एनर्जी को मारने काटने में यूज़ ना करके स्पोर्ट्स में यूज़ करो। तो इन्होंने उस चीज़ को बहुत बढ़ावा दिया। उस समय भाला वाला फेंकना ये सब होता था। क्रिकेट विकेट तो कहाँ थी, लेकिन ये जरूर था, इसी टाइप के बहुत सिमिलर टाइप के बहुत सारे गेम थे। बॉल फेंका और उसको साथ कुछ खेलते थे। तो वो मैंने इनको देखा। ही वाज काइंड ऑफ ए लोकल एरिया किंग, जो इनको बहुत सपोर्ट करते थे कि ये करो। और इस चीज़ से उनके लोगों का जो गुस्सा था वो उन्होंने हटाया। लोगों के अंदर जो गुस्सा था, जो अग्रेशन होता था,
अब उसको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन दी इन्होंने, जो इनका सबसे पॉजिटिव टास्क गिना गया। एक जन्म इनका इसके बाद इजिप्ट में हुआ। इजिप्ट में एक वॉरियर थे ये, और जब ये वॉरियर थे तो वहाँ के किंग ने कुछ गलत फैसला लिया था। ये उसके अगेंस्ट खड़े हो गए थे कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने लोगों का, भीड़ का कभी भी नुकसान नहीं होने दूंगा, जो मर्जी हो जाए, चाहे मुझे मरना पड़े। तो वो विरोध, जो एटीट्यूड था ना, ही वॉरियर एटीट्यूड है इनके अंदर, और वो अभी भी है। बिल्कुल आज भी है। टीम के लिए एज अ कैप्टन तो विराट कोहली भाई खड़े हो जाते थे। बिल्कुल, ये जो एटीट्यूड है ना, जो अपनी टीम के लिए मर मिटने वाली जो बात है। हालांकि मैंने कहा जैसे क्रिकेट तो उस समय नहीं था, लेकिन स्पोर्ट्स के प्रति जो प्रेम का भाव था ना, वो सबसे बड़ी पावर थी जिसने, और पॉपुलैरिटी तो सदा से थी इनकी। एक जन्म बताया, फिर दूसरा जन्म बताया, फिर तीसरे जन्म में भी ही वॉज ए पॉपुलर किंग, मतलब तीसरे में तो वॉरियर थे, किंग तो नहीं थे। तो उस समय भी सच के लिए खड़े होना, ये चीज ने, आत्मा की जो स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत मैटर करती है। कोई व्यक्ति अगर आज पॉपुलर है, डेफिनेटली उसकी सोल बहुत डोमिनेटिंग पावरफुल सोल है, वो ऐसे ही नहीं बन गया। तो किसी के बारे में हम ऐसी बुराई नहीं कर सकते या कुछ ऐसा नहीं कह सकते, चाहे कोई भी है। इवन मोदी जी जैसी कोई हस्ती, अगर मुझे ऐसे बैठे हैं, APJ अब्दुल कलाम आजाद जैसी महान हस्तियाँ, ये ऐसे ही नहीं कोई बन जाता। इनकी पिछली यात्राएं देखो तो दे आर सो पावरफुल। इन्होंने जन्म 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 ऐसे त्याग किए होते हैं, ऐसे सेक्रीफाइसेस किए होते हैं, ऐसी पावर को एक्वायर किया होता है। अपने इन्हीं छोटे छोटे फैसलों के कारण एक इंसान महान या डाउनफॉल में जा सकता है, महान हो सकता है, नीचे गिर सकता है, वो डिपेंड करता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इस जीवन में भी। अगर हम लोग सत्य के प्रति खड़े रहते हैं तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में हमारा ये जन्म भी, और प्रोबेबली आगे के जन्म भी ऐसे होंगे। अच्छा, मोदी जी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि पक्का बहुत पिछले जन्म की साधनाएं लेकर आए हैं वो इस जन्म में। 100% ऐसा है। ऐसा है? मैंने बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि ना एक बारी में मैं नहीं बता सकता, टाइम लगता है। और ऐसी जब बड़ी हस्तियां जो होती है ना, इनके लिए हमने इनके स्पिरिट गाइड से परमिशन लेनी पड़ती है कि ये क्या, ये अलाउड है कि इनके बारे में बता पाना। कुछ चीज़ें ये खुद हाइड करते हैं, मतलब स्पिरिट गाइड इनके बारे में हाइड करते हैं कि कुछ चीज़ें सीक्रेट सबके सामने नहीं जानी चाहिए। जो नहीं जाने चाहिए फिर उनको हाइड कर दिया जाता है, जो बताने चाहिए लोग बता देते हैं। तो शेयर करूंगा मैं, अभी फिलहाल तो मेरे पास बहुत डिटेल नहीं है इनके बारे में। सर, अगर किसी को अपनी लाइफ का पर्पस जानना हो तो क्या उसके लिए भी कोई ऐसी थेरेपी होती है? देखो, है तो सारा पास्ट से जुड़ा हुआ ही। जैसे मैंने अभी भी पहले भी एग्जांपल दिया कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले वो अपनी कमियों की एक लिस्ट बनाए कि मेरे जीवन में क्या क्या लैक कर रहा है, उन चीज़ों को सुधारना, ये उसका लाइफ पर्पस है। ओके। एक एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया, अलग अलग, किसी के पास पैसे की कमी है, उसके लेवल को सुधारना, उस गरीबी से बाहर आके दिखाना, पैसे की कदर करना, ये उसका लाइफ पर्पस है। ठीक है। उसके रिश्ते खराब हैं, रिश्तों को सुधारना, ये उसका वन ऑफ द लाइफ पर्पस है। लाइफ पर्पस केवल एक नहीं होता, मल्टीपल होते हैं। इसी प्रकार से अन्य बहुत से, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर टाइप का ज्ञान एक्वायर करना लाइफ पर्पस हो सकता है। मेरे लाइफ पर्पस में एक चीज़ है कि अपने ज्ञान को लाखों लोगों तक पहुंचाना, ये मेरा लाइफ पर्पस में से एक है। ऐसे बहुत से लोगों का हो सकता है कि अपने ज्ञान को स्प्रेड कर पाना। हो सकता है पिछले जीवन में आप ज्ञान के मामले में कंजूस रहे हो। कंजूस रहे हो मतलब आपने ज़्यादा स्प्रेड नहीं करने दिया, या लोगों को डिनाई किया, या कहा कि नहीं मैं कुछ सेलेक्टिव लोगों को ही बताऊंगा। लेकिन प्रकृति चाहती है कि वो ज्ञान सबको मिले, तो वो आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। इसके अलावा किसी स्पेसिफिक टाइप के एनिमल्स की सेवा करना, जानवर की सेवा करना, या काउस के प्रति, या लेडीज़ के प्रति, बच्चों की टेक केयर करना, ये आपके लाइफ पर्पस हो सकते हैं। मैं किसी का एग्जांपल बताता हूँ। एक पेरेंट्स आए थे, वो मतलब उन्होंने अपने बच्चे के, उन्होंने कहा कि इस समय में उनके यहाँ बच्चे नहीं होते, मतलब कपल है, बच्चे नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि जब उनका पास्ट देखा तो पता चला कि पिछले जीवन में दोनों टीचर्स थे, हस्बैंड वाइफ थे और टीचर्स थे, सेम जो आप हस्बैंड वाइफ हैं। पिछले जीवन में ये दोनों टीचर्स थे, लेकिन बहुत बुरा व्यवहार करते थे किसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से। जो इनके यहाँ बच्चे पढ़ने आते उनके प्रति बहुत बुरा व्यवहार करते थे, गुस्सा करना, चिल्लाना, अपने घर के सारे काम कराना, और फिर स्पेसिफिकली बच्चों में भेदभाव करना, ये अच्छा, ये बुरा, ये ऐसा, ये वैसा, और उनको गाली गलौज करना अपनी फ्रस्ट्रेशन, किसी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन की वजह से। क्योंकि लोग खुद बीमार रहते थे, अपनी बीमारी का गुस्सा दूसरों पर उतारते थे। इस जीवन में इनको बच्चे दिए ही नहीं गए। तो इनको जीवन, इसका पर्पस क्या है? पर्पस है बच्चों एक अच्छा टीचर बन के दिखाना। इस जीवन में टीचर हैं दोनों, तो अच्छा टीचर बन के दिखाना, बच्चों के लिए एक NGO खोलना और बच्चों की टेक केयर करना, जिनके कोई अपना नहीं है उनके अपनापन दिखाना, उनको उनकी टेक केयर करना, ये इनका लाइफ पर्पस है। ऐसा एक एग्जांपल मैंने दिया। एक और का मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बिना उदाहरण के लोगों को ना समझ में नहीं आता कि हमने जो देखा पास्ट में। एक लड़का है, उसका मैंने पास्ट देखा तो
उसका एक कंप्लेंट है कि उसको ना लड़कियों से डर लगता है। कहता है कि मुझे लड़कियों से डर लगता है, और सिर में उसके भयंकर पीड़ा रहती है, मतलब एक माइग्रेन टाइप की पीड़ा रहती है, लेकिन किसी दवाई से उसका इलाज नहीं हो रहा था। हमारे पास जब आया तो हमने इसका पास देखा, पता चला कि ये लड़का जो आज मतलब एक लड़का है, तो ये पिछले जीवन में एक लेडी था, और इसने ये प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व था, करवाता था। मतलब गोवा में इसका एक चकला घर चलता था, यानी प्रोस्टिट्यूशन हाउस चलता था, और जहाँ पर ये लड़कियों को पकड़ पकड़ के लाता जबरदस्ती और उनको इस धंधे में इन्वॉल्व करवाता था। यानी ये लेडी था खुद भी, और ऐसे करके उनको सुनते या मूवीज में भी कभी ऐसा दिखाते हैं ना, वो सब इस टाइप का। तो वो उसका काम था लोगों को, लड़कियों को इस धंधे में धकेलना। तो इसलिए एक बार क्या हुआ, इन वहाँ की सारी जो लड़कियां थी जिनको इन्होंने ट्रैप करके रखा हुआ था, इन सब के मन में इसके प्रति बहुत गुस्सा था कि कब मौका मिले तो बदला निकालें। तो ये जब एक बार कहीं अकेला था, अकेली थी मतलब उस समय लेडी, तो बाकी सारी लड़कियों ने मिल के इसको पकड़ा और छत से नीचे पटक दिया। तीसरी मंजिल थी, और उनको जब मारा, नीचे गिरी तो उसके सिर में उल्टा करके ऐसे नीचे गिरा, तो सिर में भयंकर तरीके से चोट लगी और वहीं इसकी डेथ हो गई गिरते ही। तो वो जो मेमोरी थी उस जीवन में, सिर पे लगने वाली, इस जीवन में वो पेन बन के आई हुई है। प्लस लड़कियों से डर लगना, जब लड़कियां इसको पकड़ के नीचे धकेल रही थी, तो वो जो डरावना फीलिंग जो उसके अंदर थी, क्योंकि इसने भी उनको टॉर्चर किया था और टॉर्चर का उसे रिवर्स मिला इस जीवन में, वो जो दर्द झेला। तो इस जीवन में पहली बात तो ये कि जैसे ही इसने ये घटना देखी, अब इसको हम पास में खुद लेकर गए थे, जैसे ही इसने ये घटना देखी, इसके सिर का दर्द तो गायब हो गया। वो इसने माफ़ी मांगी। इसने सोल लेवल पर जाकर हमने कहा कि माफ़ी मांगो उन सब लड़कियों की आत्माओं से जिनको तुमने इस धंधे में धकेला, गलतियां करी। तो उसने फिर सिंपल, ये माफ़ी प्रार्थना सबके लिए ज़रूरी है कि मन से, वचन से, कर्म से, अगर मैंने कभी भी किसी भी सोल के प्रति कोई भी ऐसी गलती करी है, मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी जीवन में किसी भी सोल के प्रति जाने में या अनजाने में की हुई हर गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। ये सारे स्पिरिट गाइड को साक्षी मानते हुए, सारे पंच तत्वों को साक्षी मानते हुए, सारे ग्रहों को साक्षी मानते हुए ये बात कहनी होती है। मतलब कि मैंने, इसका मतलब है कि मैंने माफ़ी मांग ली है, तो ये सब ग्रह, सारे देवी देवता, सारे पंच तत्व, ये सब शांत हो जाते हैं जब आप माफ़ी मांगते हो। इसलिए माफ़ी प्रार्थना बहुत बड़ी बात है। इस लड़के ने भी जब वो करी तो आधी चीज़ें तो उसके दर्द तो वहीं ख़त्म हो गए, लेकिन इस जीवन में इसका कॉन्ट्रैक्ट है विमेन एम्पावरमेंट, लड़कियों की टेक केयर करना, आगे चल के एनजीओ खोलना या सपोर्ट करना इस टाइप के काम में, जहाँ पर लड़कियों की एजुकेशन पर, उनके टेक केयर करने पर, और ऐसी लड़कियों को जो ट्रैप्ड हैं उनको वहाँ से निकलवाना, छुड़वाना, और हर तरह से उनकी हेल्प करना, रिहैब करवाना उनकी। अब ये उसका इस जीवन का कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसके जीवन की सारी चीजें उसी दिशा में जा रही हैं अब। मतलब एक तो ये तो था ही सी, बाकी जो पढ़ाई लिखाई वो कर रहा है अपनी जगह पर, लेकिन ये उसकी मेजर लर्निंग है। तो ऐसे व्यक्ति जो किसी खास तरह के टास्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं सर्टेन टाइम के बाद, इसका मतलब वो उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। ऐसे किसी दूसरे का भी था, मतलब शायद, तो उसमें वो ना पशु पक्षियों को मारता बहुत था, शिकारी था। शिकारी था, तो इस जीवन में जैसे गुलेल से इस पक्षी को मारा, इस पक्षी को मारा, कभी उसके यहाँ लगा। पक्षी है बेचारे को आप गुलेल से मारोगे तो कहाँ पेन हो, कहाँ लगे। इस जीवन में उसके शरीर पे ना चकते पड़ जाते हैं, स्किन जो है ना रेड पड़ जाएगी, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, बॉडी के अलग अलग पार्ट पे, कभी पैर पे। सडनली बोलेगा आज सुबह उठ रहा हूँ, यहाँ दर्द हो रहा है, अब ये दर्द ठीक हो या 1-2 दिन में, अब यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, कभी वहाँ हो रहा है। तो कारण समझ में नहीं आ रहा था। फिर देखा कि ये शिकारी था और ऐसे गुलेल से मारता था पक्षियों को। इस जीवन में इनको उन सारे पक्षियों की सोल लेवल पर माफ़ी मांगनी है, और एट द सेम टाइम इनकी एनजीओ बना के या किसी रूप में, किसी भी रूप में उनकी सेवा करनी है। अब ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना सीधा सीधा। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी वो अवेयर है अपने बारे में, उसको इतना तो समझ में आ जाता है कि मुझे मेरे जीवन में मेरी थीम क्या है, मेरी लाइफ की थीम क्या है, मुझे उन्हीं चीज़ों को सुधार करना है, जो जो कमियां हैं उन्हें सुधार करना है, और उसको सुधारने की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मतलब नॉट टू ब्लेम ऑन एनीबडी, नॉट टू ब्लेम ऑन एनी पर्सन, नॉट टू ब्लेम ऑन किस्मत, और नॉट टू ब्लेम ऑन द प्लैनेट्स की ये गलत है वो गलत है। वो सब गलत नहीं है, गलत तो तुम हो, तुम्हारे कर्म गलत है। वेरी सिंपल। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोल पर्पस दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा सर, ये ड्रीम्स में भी क्या कई बार हमें पास्ट लाइफ्स दिख जाती हैं? बिल्कुल दिख जाती हैं। देखो ड्रीम्स का मतलब ही क्या है कि
आप अपने मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड है, अपना अवचेतन मन है, वो अपनी मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है नींद के टाइम में अच्छा। मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है। दिन भर में उसने बहुत सारे सीन देखे, बहुत सारे सीन, दुनिया भर का डेटा अंदर गया। कुछ मैं डेटा पढ़ रहा था उसमें कि पूरे दिन की जो मेमोरीज होती है कुछ 10 ट्रिलियन बाइट के आसपास होती है। अरे बाप रे, 10 ट्रिलियन बाइट, इतनी मेमोरीज दुनिया में देखी, लेकिन उसमें से 98% 99% यूजलेस है, उसमें कुछ खास नहीं। सुबह उठे, ब्रश किया, उठे, ये खाना पीना खाया, ये कोई मेमोरीज नहीं है, इतनी तो इंपॉर्टेंट नहीं कर है। देता है माइंड। हाँ, उसको माइंड डंप कर देता है। उसमें से कुछ मेन इवेंट निकालता है, उसने मुझे ऐसा कहा, मुझे बहुत हर्ट हुआ, ये मेमोरी याद रहेगी। इमोशनल टच है ना, इमोशनल टच है उसके अंदर, जिसने मुझे अंदर तक छुआ। वो मेमोरी कहीं ना कहीं, अब ये दुखद थी या सुखद थी, दोनों टाइप की मेमोरीज, उस मेमोरी को ये स्टोर कर देगा। दुख वाली मेमोरी को दुख वाली कैटेगरी में डाल देगा, उसमें अलग 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 डिपार्टमेंट बना के, एंड सुख वाली को सुख वाली में डाल। ये जो ऑर्गेनाइज करने का जो टाइम है, दिस इज कॉल्ड, जिसको हम ड्रीम्स बोलते हैं। अब कुछ ड्रीम्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल रैंडम होते हैं, कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअली इवेंट बेस्ड होते हैं, कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो फ्यूचर बेस्ड होते हैं, कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो हमारे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के से रिलेटेड होते हैं। अगर मैं कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम के को सोचते सो जाऊँ तो क्वाइट पॉसिबल कि मुझे कुछ उसका रिलेटेड आंसर भी आ जाए। मुझे तो बहुत आते हैं ऐसे आंसर, मतलब पास्ट की जो चीज़ें हैं वो अनवील होनी शुरू हो जाती हैं कि अच्छा ऐसा हुआ था, उसकी वजह से ये हुआ, तो फिर ये समस्या ऐसे सुलझेगी ऐसे करके। तो क्वाइट पॉसिबल कि कभी कभी इंसान को अपनी ड्रीम्स भी मे बी पास्ट लाइफ में आप देख सकते हैं और कुछ सोल्यूशन भी नज़र आ जाते हैं। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मतलब ये सेंस आपके अंदर हाई है और आप थोड़ा सा मेडिटेशन वाले इंसान हैं, तो पॉसिबल है कि आपको दिख सके ऐसा। वाह सर, काफ़ी सारी चीज़ें आज पता लगी हैं, एंड आई होप इनमें से सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी, जो इन सब थेरेपीज़ का एक मोटिव होता है कि आप अपने बारे में जानें, अपने इनर सेल्फ के बारे में जानें, और सबसे बढ़िया सोल कॉन्ट्रैक्ट को जान लोगे ना तो लाइफ पर्पस बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। राइट। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और क्या आपको आपका लाइफ पर्पस पता है, कहीं भी हिंट है, वो भी मुझे कमेंट में लिख भेजिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।